नमस्कार, सनसेट टीवी की विशेष प्रस्तुति संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हम मौजूद हैं मुंबई महाराष्ट्र में और बात करेंगे बजट और बाजार की। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बाजार के दिग्गज सुशील केडिया जी। सर, आपका सनसेट टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पहला सवाल, बाजार और बजट को आप कैसे देखते हैं? बाजार जो है बजट को लेकर सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। ऐसे में जो फास्टेस्ट प्रोसेसर है बाजार, शेयर बाजार का अनुमान आमतौर पे सबसे तेज़ होता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात सही है कि शेयर मार्केट जो है वो आने वाली घटनाओं का आकलन बाकी विशेषज्ञों से, बाकी प्रोफेशनल से, बाकी हर बिजनेस से ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन को स्टॉक मार्केट प्रोसेस करता है। ज़्यादातर समय मार्केट पहले से ही अपनी धारणाओं को बना लेता है। पर बजट एक ऐसा विशेष इवेंट होता है पूरे साल भर में कि मैं आपको एक बहुत ही विचित्र आंकड़ा देता हूं। पिछले 47 बजटों में अगर शेयर बाजार तेजी पर था तो जैसा भी बजट आया वो मंदी में आ गया, और अगर शेयर बाजार मंदी पर था तो जैसा भी बजट आया शेयर बाजार तेजी हो गई। इसके मात्र तीन अपवाद हैं। 47 में से 3 बार ऐसा हुआ कि बाजार तेजी पर था तो तेजी पे ही चला गया। तो 92% की संभावना मैं लेके चलता हूं इतिहास को देखते हुए कि बजट बहुत अच्छा भी आए तो भी हो सकता है कि बाजार बुरी तरह गिर जाए। तो ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली सरकारें भी रहीं उसका भी रोल इसमें रहा होगा? जो मजबूत सरकार है उसका जो काम है, उसका काम करने का तरीका है, विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए शेयर बाजार क्या उससे प्रभावित नहीं होगा? आप मेरे पॉइंट को मिस कर गए। पिछले 10 साल में तो इस सरकार ने जो कमाल कर दी है कि ये समझ पड़ना मुश्किल हो जाता है, अक्सर पार्थक्य मिट गया है कि ये सरकार है या एक्टिविस्ट। 24 घंटे सरकार की नीतियों के ऊपर हमें लगातार उनकी एक्टिविटी नज़र आती है। बहुत ही सक्रिय सरकार है। सवाल सरकार की एफिशिएंसी का नहीं है, सवाल शेयर मार्केट की इनएफिशिएंसी का है। एक बच्चे को आप कितना भी अच्छा झुंझुना पकड़ा दो, अगर उसे पैर पटक के रोना ही है क्योंकि वो मन बना चुका है। पूरे विश्व के बाजार जिस तरह के उफान पर हैं भारतीय बाजारों को लेकर साथ, ऑलरेडी बाजार ऐसे परचम पे चढ़ चुका है कि मेरी ये धारणा है कि बहुत ही कठिन होगा बजट में ऐसा कुछ दे पाना जो शेयर बाजार की और फर्दर तेजी का कारण बन जाए। स्टॉक मार्केट का काम है एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड करना, और इतिहास गवाह है कि स्टॉक मार्केट तेजी को ओवर एक्सपेक्ट कर लेता है, मंदी को ओवर एक्सपेक्ट कर लेता है। 47 में से मात्र 3 बार शेयर बाजार का अनुमान सही था। तो यहाँ बात सरकार की कार्यशैली की नहीं है, यहाँ बात अलग अलग सरकारों की नहीं है, यहाँ बात है शेयर बाजार की प्रकृति की। एक्सपेक्ट करता करता स्टॉक मार्केट तेजी और मंदी दोनों को ओवर एक्सपेक्ट कर बैठता है, और आंकड़े कहते हैं इस चीज़ की संभावना 92.5% है। जी, ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की और भारतीय शेयर बाजार की, तो आप कैसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का भारतीय शेयर बाजार पर असर कैसा रहता है? देखिए, एक समय था जब अमेरिका, यूरोप के बाजारों का गुरुत्वाकर्षण भारतीय बाजारों पर ज़्यादा असर देता था। जिस तरह से बेलगाम प्रगति भारत की हो रही है, बेजोड़ प्रगति भारत की हो रही है, और अब हम विश्व के बड़े से बड़े बाजारों की गिनती में हैं, तो जितना गुरुत्वाकर्षण विश्व के बाकी बाजार भारत पर लगा रहे हैं, भारत के बाजारों का भी गुरुत्वाकर्षण उतना ही विश्व के बाजारों पर लग रहा है। बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड हैं अमेरिका के और अब भारत के मार्केट्स। तो मैं जो भी एक शॉर्ट टर्म कैलकुलेशंस जो अगर बाजार को लेके चलूँ कि अब बजट में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 8 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी को मैंने अमेरिकन मार्केट्स में लास्ट 2-3 दिन में आते देखा है, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि अमेरिका के और उसके पीछे पीछे यूरोप के बाजार हमारा बजट आने तक बुरी तरह से लुढ़क जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे बाजारों में भी घबराहट आएगी, क्योंकि आने वाला कोई भी इवेंट जो होता है एक्सपेक्टेशंस के अलावा एंग्जाइटी को भी क्रिएट करता है। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के प्रेडिक्शन को कैलकुलेट करना एक पॉलिसी इवेंट पर सामान्य साधारण निवेशकों के लिए बड़ा घातक हो सकता है। मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा।
ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाज़ार की बात करें, भारतीय शेयर बाज़ारों की बात करें, आज सारे बाज़ार अमूमन जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बताया भी कि सब बाज़ारों का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का असर भारतीय शेयर बाज़ारों पर रहता था, लेकिन आज की डेट में भारतीय शेयर बाज़ारों का असर भी दुनिया के शेयर बाज़ारों पर पड़ता है। ऐसे में जो दुनिया के सभी शेयर बाज़ार हैं उफान पर हैं। बजट की उम्मीद को लेकर जो भारतीय शेयर बाज़ारों का रिएक्शन रहेगा, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बजट का जब स्पीच फिनांस मिनिस्टर दे चुकी होंगी, वो क्या कहती हैं, क्या उनकी सोच है, हलवा सेरेमनी हो जाने के बाद तो बड़े से बड़े पदाधिकारी घर भी नहीं जाते हैं, तो बंद दीवारों के बीच जो सारी सोच कैद है, उसके जो अनुमान जितने भी लग सकते हैं, वैश्विक बाज़ारों की तेज़ी और भारत की तेज़ी पर ऑलरेडी बाज़ार बहुत ऊंचे स्तर पर है। तो देखिए, घट और बढ़ दो बहनें हैं जो बाज़ार में आगे पीछे दोनों चलेंगी। ऑलरेडी जब हम बहुत बढ़े हुए हैं, तो इसको यहाँ से भी और ऊपर पुश करने के लिए कोई बहुत ही बड़ी बातें सरकार को कहनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने बजट को अपने पॉलिसी का मेन डिवाइस बना के रखा है। ये सरकार 24 घंटे काम करती है, 7 दिन काम करती है। इस सरकार का कोई रविवार भी नहीं है। तो फिर बजट का दिन रीत रिवाज से ज़्यादा मुझे कोई भी विशेष वैयक्तिक वित्तीय पर्व नहीं लगता है। यहाँ जब रविवार भी रविवार नहीं है इस सरकार में, तो फिर बजट के दिन ही कोई एकदम से कोई तूफान मचा देना है क्योंकि ये बजट है, इस सरकार की तो मुझे सोच नहीं लगती है। मुझे एक नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नज़र आएगा, जिस चीज़ के लिए मैं पॉजिटिव हूँ कि ये सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड की वजह से अपने एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट को, जो प्रायर इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर जो इंटरिम बजट जिसे आप कहते हैं दिया था, उससे भी कम घोषित करेगी और वो बाजार के लिए एक सुखद बात होगी। बाद बाकी मुझे कोई बहुत विशेष ऐसा कोई धमाका कर देगी सरकार, पिछले 10 बजटों में भी नहीं हुआ और पिछले 25-30 वर्षों में आप देखोगे पॉलिसी हैज़ बीन मूविंग आउट ऑफ द बजट एंड बजट्स आर बिकमिंग मोर ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर एस्टिमेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस और किसको कितना देंगे। तो भाई, जिस सरकार के लिए रविवार भी रविवार नहीं है, सोमवार और रविवार में कोई फ़र्क नहीं है, शनिवार और रविवार में कोई फ़र्क नहीं है, तो उस पर एक बजट कोई महापर्व बन जाएगा, वित्तीय महापर्व बन जाएगा। वो ऐतिहासिक घटनाएं थीं जब रविवार और शनिवार को सरकारें काम नहीं करती थीं। इस सरकार का कोई छुट्टी नहीं होता, तो एक बजट कोई महापर्व बन जाएगा। वो ऐतिहासिक विचार को, उस ऐतिहासिक एक रीत रिवाज को भी लोग अपने मन मस्तिष्क में खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ हर रोज़ बजट है, हर रोज़ रविवार है और किसी भी दिन रविवार नहीं है। जी, ऐसे में हर किसी की संवेदनाएं और आकांक्षाएं बजट से जुड़ी हैं। किसी को जीएसटी की उम्मीद है कम हो जाए रियल एस्टेट में, कोई सीमेंट उद्योग से सोचता है कि जीएसटी की कमी होगी, कोई अलग सेक्टर की बात करता है रियल एस्टेट के अलावा भी। आपका क्या कहना है इस पर, आप क्या सोचते हैं? जो ये विभिन्न प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही तो पूरा समाज और शेयर बाजार है। पर ये समाज का विचार जो सरकार निर्धारित करेगी या बाजार का विचार नहीं है। भावनाओं में और विचार में पार्थक्य है। तो निजी आयकर घट जाएगा। सरकार ने जब सिंप्लीफिकेशन की तरफ फोकस पूरा किया है, ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में फ़र्क क्या है? न्यू टैक्स रेजीम कंटिन्यूसली सिंप्लीफाई कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप न्यू टैक्स रेजीम को अपनाएं, सरकार हो सकता है थोड़े से टैक्स स्लैब्स को वाइडन कर देगी, पर आपको कोई नए इंसेंटिव्स दे दे, कोई नए टैक्स रिबेट्स दे दे, ये नहीं होने वाला है। साइकिल रिवर्स नहीं होगी। न्यू टैक्स रेजीम का मकसद यही था। और अगर हम ये देखें कि जीएसटी घट जाएगा, तो जीएसटी काउंसिल का ये काम है, काम बजट का नहीं है। तो यही जो ओवर एक्सपेक्टेशंस मार्केट क्रिएट कर लेता है तेज़ी के माहौल में और उसके बाद डिसअपॉइंट होता है, तो ये बाजार की गलती है। ये किसी भी वित्त मंत्री की गलती नहीं है कि बाजार घूम जाते हैं। वित्त मंत्री अपना काम करते हैं और स्टॉक मार्केट फेल करता है हर बार कि वो वित्त मंत्री के मस्तिष्क को और उनके मंतव्य को और उनके गंतव्य की जो कंपल्शंस हैं, किसी भी वित्त मंत्री के शेयर बाजार उसको समझ नहीं पाता, भावुक हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस की बात है, वो भी कंटेक्स्ट में एक्सपेक्टेशंस अलग अलग बनते हैं। मान लीजिए कि इस वक्त बाजार तूफान पर नहीं होते और ऑलरेडी अगर मंदी का ट्रेंड होता, तो बजट से सारे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को ही मीडिया बूम करती, क्योंकि लोगों के मन में भाव के कारण भावनाएं बदल जाती हैं। भावनाओं से भाव नहीं बदलते हैं,
भाव से भावनाएं बदलती हैं, और अगर आज भाव तूफान पर हैं तो भावनाएं भी जो है बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ भरी हुई है। कोई कहता है निजी वित्तीय मैंने आयकर में कटौती हो जाएगी, कोई कहता है इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में कटौती हो जाएगी, कोई कहेगा कि श्रमजीवियों के लिए सरकार एक्स्ट्रा पॉलिसी देगी, कोई कहेगा किसानों के लिए देगी। सबको देना है और जो है उसी में से देना है। तो एक्सपेक्टेशंस का सेटअप बाजार क्रिएट करता है और तेजी के बाजार में तूफान एक्सपेक्टेशंस है। ये अक्सर हुआ है, 92% बार हुआ है। सर ऑफिस का नज़ारा आपका बेहद खूबसूरत है। ऐसे भारत की हर चीज़ अब खूबसूरत है जी। तो जो बाजार को लेकर आपका कहना है, जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार को लेकर, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बाजार को लेकर क्या है और बजट को लेकर? देखिए, बजट से मैं पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को स्पष्ट करूं। सरलीकरण, वित्तीय सरलीकरण पिछले 10 वर्षों की थीम है, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो किसी भी प्रकार की डायरेक्ट टैक्सेस में मुझे कोई भी मेजर टिंकरिंग नहीं दिखती है। एक बहुत बड़ा जो कष्ट का बिंदु है स्टॉक मार्केट के लिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर, क्या पता थोड़ी बहुत उसमें कुछ सरकार के पास गुंजाइश है कि सबको थोड़ी खुशी दे दे। और ये जो डिविडेंड को लेकर भी जो डबल टैक्सेशन है, बड़े समय से बड़े बिंदु बने हुए हैं, क्या पता आज एड्रेस हो जाएं। मैं उस पर कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। यही एक असमंजस का बिंदु बचा है शेयर बाजार के लिए। बाकी कोई इनकम टैक्स में कोई मेजर परिवर्तन हो जाएंगे या जीएसटी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात शेयर बाजार के लिए होगी कि सरकार अपनी वित्तीय फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, जो वित्तीय घाटे को लेकर के कितनी डिसिप्लिन रहती है। तो सरकार इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस दे पाएगी मुझे लगता है बाजार को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड जो दे दिया है, उसके कारण वित्तीय घाटे को काबू में रखते हुए भी बहुत सारी प्रगतिशील बातें सरकार के लिए कह पाना, सोच पाना और कर पाना संभव होगा। तो वही मुख्य बिंदु मुझे लगता है इस बजट का कि एक्सपेंशन, ग्रोथ एट द सेम टाइम विद ग्रेटर फिस्कल डिसिप्लिन। मैं बात करूं यहाँ पर, आइए बैठते हैं। जी जी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जो सरकार का ये तीसरा बजट है, तीसरी टर्म का बजट है, ऐसे में बीते 10 सालों में सरकार जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, आने वाले 5 साल में आप कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, मजबूती संकल्पों की होती है, मजबूती प्रयत्न की होती है सिद्धि की तरफ जाने के लिए। तो जो संकल्प पिछले गत 10 वर्षों में इस सरकार ने लिए हैं, मुझे उसी दिशा में सारे नए संकल्प नजर आते हैं। और जिस द्रुति से, जिस गति से सिद्धियों को प्राप्त किया है सरकार ने, उसमें मुझे किसी भी तरह की घटत नजर नहीं आती है। चाहे कोई साझा सरकार भी बन गई, तो जिस शालीनता के साथ आज पूरा का पूरा ये पक्ष जुड़ गया है, तो कुछ थोड़े से नाम, नए चेहरे आ गए हैं, पर परिवर्तन किसी भी कार्यशैली में या विचार में अभी तक कोई खास नजर आता नहीं है। तो दृढ़ संकल्पों की दृढ़ सिद्धि के लिए जिस तरह की कार्यशैली, जिस तरह की वित्तीय सोच इस सरकार ने ली है, मुझे लगता आगे भी उसी दिशा में काम होगा। सबका साथ, सबका विकास रुकने वाला नहीं है। सबका विश्वास भी इन्होंने बना लिया, साझा सरकार होने पर भी सब साथ हैं। तो अगर एक जो बड़ा मुख्य बिंदु है कि जनरली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के फिस्कल डेफिसिट्स यूपीए की सरकारों से थोड़े ज़्यादा भारी होते हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास बड़े ही खुले रूप में दिखता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक रिकॉर्ड डिविडेंड से सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी इस बार के बजट को प्रस्तुत करने में, जहां फिस्कल डेफिसिट को घटाने का जो पिक्चर है, फिस्कल डिसिप्लिन का जो पिक्चर है, वो स्ट्रेंथन होगा। और आप चाहे किसी कॉरपोरेट बैलेंस शीट की एनालिसिस को ले लो या किसी गवर्नमेंट के बैलेंस शीट की एनालिसिस को ले लो, जहां भी फिस्कल प्रूडेंस होता है, जहां भी फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, तो उनकी री रेटिंग होती है। तो मुझे लगता है कि बजट्स के इस से जो मैक्रो टोन सेट होगी, वो बाजार को स्ट्रेंथ लॉन्गर ड्यूरेशन में प्रोवाइड करेगा। अंडरटोन बाजार की लॉन्गर ड्यूरेशन में चेंज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म के जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ जो कनेक्शन है, पिछले 47 बजटों में देखें कि ओवर रिएक्शंस क्रिएट होते हैं बजट के बाद, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म का रिएक्शन
और मीडियम टर्म के रिएक्शन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में बहुत फ़र्क है। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये गवर्नमेंट को क्रिएट करने की हैबिट है, दूर के लाभ के लिए पास का नुकसान बर्दाश्त करना इस सरकार की रुचि है, स्वभाव है। तो किसी भी प्रकार के फ्लावरी और ऑर्नामेंटल डिक्लेरेशंस की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ। बड़ा स्टेटली, बड़ा रोबस्ट, बड़ा पॉइज्ड, बड़ा गंभीर सा बजट एक डॉक्यूमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पिछले बजट शालीन नहीं थे। दिन दर दिन बजट्स की शालीनता, गंभीरता बढ़ती जा रही है और उसी ट्रेंड के अनुसार मैं सोचता हूं कि 1.5 घंटे का जो बजट का स्पीच होगा उसके बाद मार्केट एज यूजुअल अपने काम पे लग जाएगा। स्टॉक मार्केट को जिन फुलझड़ियों की पुरानी आदत पड़ी हुई है, अब वो मौसम चला गया, वो सरकारें चली गई, वो परिप्रेक्ष्य चला गया। अब 12 महीने सरकार फुलझड़ी चलाती है, रविवार को भी चलाती है। तो जो भी ओवर एक्सपेक्टेशंस है कि बजट के दिन बहुत बड़ी बड़ी फुलझड़ियाँ चलेगी, वो गलत है जी। 12 महीने दिवाली मन रही है तो बजट के ही दिन कोई खास दिवाली मनेगी, ये धारणा गलत है। ऐसे में जो आपने बात की कि सरकार 24 घंटे काम करती है, दूर के फ़ायदों के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस को लेती है, ऐसे में 5 साल और 25 साल के जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए सरकार का जो फोकस है वो किन सेक्टर पर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा होने वाला है? अगले 5 साल की मैं बात करूं और साथ ही में अगले 25 साल का जो लक्ष्य है उनके साथ। तो अगले 5 साल और 25 साल की धारणाओं के लिए हमें बजट से थोड़ा और आगे जाके सोचना है। बजट एक बिंदु है और अगले 5 साल और 25 साल का जो मानचित्र है उसके लिए थोड़ी सी और वृहद सोच की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सारी धारणाएं, दिशाएं निर्धारित हैं और 10 साल से लगातार वो इंटेंसिफाई हो रही हैं। तो एक विकसित देश को वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो सरकार का कंप्लीट थ्रस्ट है उस पर। हमें स्वावलंबी जो होना है, चाहे डिफेंस के सेक्टर में, चाहे हेल्थ केयर में, चाहे कोई भी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्पेंडिंग खाली नहीं। कंटिन्यूसली पॉलिसी इन्हांसमेंट्स 24/7 जो चल रहा है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन या प्रधानमंत्री की जो गति शक्ति योजना का अनावरण होगा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझने लायक है इस सरकार की कार्यशैली में और बाकी सरकारें जो भी मैंने जीवन काल में देखी। आपने इकोनॉमिक्स में एक बेसिक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का। 100 रुपये का वही नोट एक दिन में कितने हाथों से गुजरता है, वो इकोनॉमी की गति को निर्धारित करता है और जिसकी गति जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा प्रगति करेगा। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर को आप बढ़ा दोगे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर हमने एफिशिएंसी गेन्स को लगातार पा रहे हैं, इस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और आगे भी जो गति शक्ति योजना के जो पहलू जो खुलेंगे कि किस तरह से इंटरनल एफिशिएंसी गेन्स हो रहे हैं। देखिए, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी पर जिस तरह का थ्रस्ट इस गवर्नमेंट की सोच का पिछले 10 साल में देखने मिला है, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्लोबल मार्केट्स के साथ और कम से कम दर में मिल रही है, पर कैपिटल के साथ जो प्रोडक्टिविटी का इन्हांसमेंट है वो फोर्स मल्टीप्लायर है, वो न्यू इंडिया की एनर्जी है। एक और बात, पहले सिर्फ फिजिकल कैपिटल को ही महत्व ज़्यादा मिलता था, पर हर कैपिटल के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जो है, ह्यूमन कैपिटल इज द ओरिजिन ऑफ ऑल कैपिटल। आप हीरो की एक पोटली को जंगल में ले जाके रख दो, बंदर उसे बिखेर देगा, गधा उसको इग्नोर कर देगा। हीरे हीरे तभी है जब वहां मनुष्य हो। तो किसी भी कैपिटल के फॉर्मेशन में जिस किसी राष्ट्र ने अपनी ह्यूमन कैपिटल को इन्हांस किया, उसने जो हासिल करना था कर लिया। हम मात्र गरीबी की रेखा से मानव इतिहास के अंदर सबसे बड़े समुदाय को उठाकर नहीं लाए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने बड़े लोगों को मात्र गरीबी रेखा के ऊपर नहीं लाए। जो काम चल रहा है वो मानवीय मूल्यों के ऊपर जीने की महत्वाकांक्षा की रेखा के ऊपर हम लोगों को लेकर आ रहे हैं। अगर 70 साल तक टॉयलेट्स वेर अ लग्जरी एंड नाउ दे हैव बिकम एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ लिविंग, तो ह्यूमन सब्सिस्टेंस लेवल के नीचे जो हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जी रहा था, हमने अपनी ह्यूमन कैपिटल को अपनी लायबिलिटी बना रखा था। और वर्ल्ड बैंक हमें आके हमेशा सिखाता था कि आबादी कम कीजिए,
और आज ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको जो हार्नेस कर रही है सरकार, टॉयलेट्स बनेंगे तो साबुन बिकेगी, डिसइंफेक्टेंट बिकेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन एस्पिरेशन का जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो सबसे बड़ी कैपिटल है आपका मंतव्य क्या है, आपकी मानसिक क्षमता क्या है। जब लोगों को मानवीय मूल्यों के ऊपर जीने तक की आकांक्षा करना अपराध था, इस तरह से दबे हुए थे हमारे लोग। जो महत्वाकांक्षाओं का जो भूचाल आ रहा है, जो मानवीय मूल्यों का भूचाल आ रहा है, और उसके साथ साथ जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको एफिशिएंट कर रहे हो आप ह्यूमन एस्पिरेशन को। एक समय था अमेरिकन ड्रीम, और वो समय दूर नहीं है जब इस विश्व के सामने होगा द इंडियन ड्रीम। तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर पर जो काम हो रहे हैं, तो बजट जो है इस प्रकार के युग परिवर्तन में एक करवट है, एक बिंदु है। मेरा सवाल अगला ये रहेगा, बाज़ार जिन ऊंचाइयों पे आज है और लगातार तेज़ी से बढ़ भी रहा है, अगले 5 सालों में बाज़ार को आप कहाँ देखते हैं? देश की प्रगति को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर आप 1980 से सेंसेक्स सूचकांक जब से बनना शुरू हुआ, 84 में पहली बार पब्लिश हुआ, बैक कैलकुलेट 1980 से, तो 100 से अगर 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू थी और आज ये जो जहां पहुंच गया है, तो तकरीबन 15.36% की औसत बढ़ोतरी बॉटम टू बॉटम इतने वर्षों में सेंसेक्स की होती आई है। जिसका मतलब है कि तकरीबन 4.5 साल में सेंसिटिव इंडेक्स डबल होती जा रही है। अब अगर हमारा फोर्स मल्टीप्लायर प्रोडक्टिविटी गेन है, ह्यूमन कैपिटल का गेन है, तो संभव है आने वाले 15 साल में ये बॉटम टू बॉटम ग्रोथ 15.5% की, 15.36% की, उसकी जगह पे स्टॉक मार्केट अगर 17-18% पे भी बढ़ने लग जाए, तो देखिए इसको भविष्यवाणी नहीं कह सकते, इसको मनोकामना और अनुमान के बीच की बात कह सकते हैं कि जिस तरह के काम होते जा रहे हैं और अगर अगले 10 साल होते जाएं, तो हमारी जो बॉटम टू बॉटम पेसिमिज्म टू पेसिमिज्म की जो ग्रोथ है, हर 3-4 साल में शेयर बाजार जब ढेर होता है, जब हताशा फैल जाती है, तो हम एकदम रियलिस्टिक लेवल के जो मेजरमेंट्स है बॉटम टू बॉटम में, वो 15% की ग्रोथ बाजार दे रहा है। और अगर प्रोडक्टिविटी गेन और ह्यूमन कैपिटल की अनलीशिंग हो रही है, तो अगर 15 की जगह 17-18 हो गया, तो अगले 20 साल की स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को जोड़ने के लिए कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो आंकड़े ही अंदर नहीं आएंगे किसी भी कैलकुलेशन में। ये युग परिवर्तन का समय है और मनाइए भगवान से ये समय चलता चला जाए। सर ऊपर देखिए, प्रगति की कोई सीमा नहीं है, जितना भी अच्छा होता जाएगा हम संभाल लेंगे। हमें चिंता ये करनी कि हम गलत ना कर बैठे। तो अपसाइड अनलिमिटेड है और वो इतना एक्सप्लोसिव और इतना बड़ा हो सकता है कि सारी फोरकास्ट फेल हो जाएगी। मतलब आपका कहना, अगर हम, मुझे लगता है अगले 3-4 साल में, अगले 2 साल में अगर सेंसेक्स 1 लाख हो जाए और अगले 10 साल में सेंसेक्स 5 लाख हो जाए और अगले 20 साल में सेंसेक्स 10 लाख हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। तो मतलब इस बात के आपके उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, आने वाला जो समय है वो भारत का है, विकसित भारत का है। दुनिया की तरफ अब भारत नहीं देखेगा, बल्कि अब भारत की तरफ दुनिया देखेगी। ये तो हो ही रहा है, ये तो स्थापित हो चुकी है बात। अब इसमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ इस ग्लोबल समीकरण में भारत की तरफ आएगा और भारत का विकास बाकी लोगों के विकास को भी इफेक्टेड करेगा। सब खुश हैं भारत के विकास से, किसी को भी, मुझे नहीं लगता चीन पाकिस्तान के सिवा और कोई भी दुखी है भारत की प्रगति पर, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो विश्व का नारा बन चुका है। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने इतना समय दिया, इतने अच्छे सवाल पूछे, आपका बहुत ही धन्यवाद। तो ये थे बाजार के जाने माना चेहरा सुशील केडिया जी, जिन्होंने बताया कैसे बाजार और कैसे सरकार, साथ ही बजट पर भी उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बातें बताई और विस्तार से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। संसद टीवी के लिए मुंबई महाराष्ट्र से कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।